व्हाट्सअप, दिस इज़ या प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमिट एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अध्याय क्या है 2 है, जो नाम है इसका भोजन के घटक। तो अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले जो भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमें बताया था तथा इनके मानचित्र में अंकित, इनको मतलब क्या कहता है, मैं मानचित्र में अंकित भी किया था। तो एक प्रकार के भोजन में जैसे चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। तो इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में क्या है, उपम हो सकता है, मछली हो सकती है और तथा सब्जियां हो सकती हैं। तो क्रियाकलाप 1 में आमतौर पर हमारे आहार में जो हमारा भोजन होता है, अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता है और दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल होता है या मांस का कोई भी व्यंजन होता है तथा सब्जी हो सकती है कोई भी, और इनमें क्या है, इसमें क्या दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है, तो हो सकते हैं। तो इस तरह के जो आहार हैं उनके जो कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। और अध्याय 1 में जो प्रस्तावित जो बताया गया था क्रियाकलाप 2, उसमें क्या है, हम आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजनों जो छटाई की गई है, छाटिए उनको, इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए और इसे सारणी 2 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। तो कभी कभी हम अपने भोजन में क्या है, वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। तो यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है। तो हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि इस तरह के जो विभिन्न व्यंजन हैं हर समय खा सकें। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, उसे क्या है, मतलब पदार्थों के इस तरह के जो वितरण जो होता है को कोई ना कोई आधार होना चाहिए कि किस तरीके से वो है। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब हमारे भोजन में क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। तो 2.1 में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन जो है एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें क्या है, पादपों से मिलते हैं या फिर किससे मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। उससे पहले सारणी 2.1 में विभिन्न क्षेत्र दिखा रखे हैं या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन हैं। तो क्षेत्र और राज्य अन्न का व्यंजन, दाल मांस का व्यंजन, सब्जियां और अन्य व्यंजन। तो जैसे पंजाब क्षेत्र है, उसमें क्या अन्न का व्यंजन है मक्के की रोटी, दाल या मांस में है राजमा और सब्जी क्या है, सरसों का साग, और अन्य व्यंजन जैसे दही, घी। आंध्र प्रदेश में अन्न का व्यंजन है चावल, दाल मांस का व्यंजन है रसम यानी चारू, और सब्जी क्या है, कुंदरू, और अन्य व्यंजन क्या है, मट्ठा, घी, अचार। तो अभी जो हमने पढ़ा, हमें क्या पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। तो इस कच्ची सामग्री के जो संघटक हैं यानी इंग्रेडिएंट है, ये क्या है, तो इस कच्ची जो सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक संघटक होते हैं। तो इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक बोलते हैं। क्या कहते हैं, पोषक, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारे भोजन में जो मुख्य भोजन पोषक हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण, ये चीज़ें हमारे पोषक हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्रांश, इसको रफेज बोलते हैं इंग्लिश में, तथा रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर में क्या है, शरीर को आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं, मतलब जितने भी खाद्य पदार्थ हैं सब में पोषक तत्व होते हैं। तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची जो सामग्रियाँ होती हैं या पके हुए जो भोजन होते हैं में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण करते हैं और अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है, जो मतलब इनको आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। मतलब हमने क्या है, इनका एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना है कि किसमें क्या चीज़ है। तो इन परीक्षणों को करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की और कास्टिक सोडे की, विलियन की, मतलब इनको पानी में मिला के रखना है, इनकी क्या है आवश्यकता होगी। तो आपको कुछ परखनली होती है, टेस्ट ट्यूब, तथा एक ड्रॉपर जिससे मतलब बूंद बूंद गिराते हैं, उसको ड्रॉपर बोलते हैं। तो ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो इन परीक्षणों को क्या करना है, पके हुए भोजन लेना है और कच्ची सामग्री पर करना है। तो इन परीक्षणों से प्राप्त जो परीक्षण है, मतलब जो आपने परीक्षण लिया
को सारणी 2.1 में दर्शाया गया है, दिखाया गया है और तरीके से लिख सकते हैं आप जिस तरीके से लिखा हुआ है। तो इन सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं और अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर क्या करना है, कर सकते हैं। तो इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। तो यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इसे तैयार भी कर सकते हैं। तो आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखना है आपको कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो आयोडीन का जो तनु विलयन होता है, मतलब पानी में आयोडीन जब मिलाते हैं बनाने के लिए क्या है, जल से आधी भरी परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में क्या कुछ बूंदे डालनी है टिंचर आयोडीन की और उसको मिला दीजिए। ऐसी कॉपर सल्फेट लेना है विलयन और उसमें 100 मिलीलीटर जल मिला देना है और उसमें क्या 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। और 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम अगर हम कास्टिक सोडा डालेंगे घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा क्या विलयन मिल जाता है। तो ये तीनों ही चीज़ हमें मिल गए। अब क्या करेंगे, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, ठीक है, स्टार्च है, तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे, क्रियाकलाप 2 दिखा रखा है। तो मंड के लिए परीक्षण, तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा मतलब थोड़ी सी मात्रा लें और इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डाल दो। चित्र 2.1 में दिखा रखा है। तो जो खाद्य पदार्थ के रंग है उसमें होने वाले परिवर्तन को देखिए, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो क्या यह नीला या काला हो गया, यह नीला या काला का रंग जो मंड की जो है उसकी उपस्थिति को क्या दर्शाता है। अगर ये नीला या अगर काला हो जाता है तो इसका मतलब उसमें मंड है। तो डायग्राम दिखा रखा है मंड के लिए परीक्षण। आगे इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ क्या करना है, दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है, मतलब मंड किसमें है। आपने परीक्षण को सारणी में 2.1 में क्या लिखना है। प्रोटीन के लिए परीक्षण, तो प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए और जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस है तो अब पहले क्या है उसका पेस्ट बनाना है अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है और खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को क्या करना है, पीसना है और पीस करके मसल करके उसके चूर्ण को एक साफ परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में क्या है डाल देना है और 10 बूंदे डाल देनी है जल की, डालकर उसे क्या अच्छी तरह हिलाइए। तो अब क्या है, ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद डालनी है कॉपर सल्फेट के विलयन की और 10 बूंद डालनी है कास्टिक सोडे की विलयन की। चित्र 2.2 में दिखाया गया है। तो अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए क्या है परखने को क्या करना है, रख लीजिए। और आपने क्या देखा, तो क्या परखने के लिए का जो पदार्थ है उसमें क्या होता है। तो प्रोटीन के लिए परीक्षण दिखा रखा है कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का। तो जो बैंगनी रंग का होना, अगर बैंगनी रंग है तो बैंगनी रंग क्या है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है कि इसमें प्रोटीन है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा भी सकते हैं। अब वसा के लिए परीक्षण, तो खाद्य पदार्थ की जो अल्प मात्रा होती है उनको लेना है और इसे एक कागज़ के टुकड़े पे क्या लपेट कर कूटना है, पीटना है। और ध्यान रखें सारणी 2.2 में क्या है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक दिखा रखे हैं, जैसे खाद्य पदार्थ मंड, प्रोटीन और वसा, इसकी उपस्थिति। कच्चे आलू में मंड होता है, हाँ। दूध में प्रोटीन होता है, हाँ। और मूंगफली में क्या होता है, वसा होता है। और बाकी जो बिना पका हुआ चावल है उसका चूर्ण, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी हुई अरहर की दाल यानी चूर्ण, पकी हुई दाल, किसी सब्जी का एक टुकड़ा और किसी फल का एक टुकड़ा और उबला अंडा और सफ़ेद भाग। तो ये क्या, इन सबको चेक करना है इनमें क्या क्या होता है। अब ध्यान रखना कि कागज़ फट ना जाए। तो अब जब कागज़ को सीधा करेंगे आप ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। तो कागज़ को किसी प्रकाश के सामने जब लाएंगे तो क्या होगा, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली जो धुंधलाहट जो है, धुंधला है प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो कागज़ पर जो तेल का जो धब्बा खाद्य पदार्थ में क्या वसा की उपस्थिति को बताता है या दर्शाता है। तो खाद्य पदार्थ में कभी कभी क्या है, जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है और इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे क्या है रगड़िए और कुछ समय के लिए क्या करना है, कागज़ को सुखा दीजिए ताकि यह खाद्य पदार्थ जो है से कुछ जल आया हो तो क्या होगा, वह सूख जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चल जाता है कि खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति नहीं है। तो ये जो परीक्षण है क्या दर्शाते हैं,
तो क्या वसा, प्रोटीन और मर्ण क्या है उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हैं या नहीं है? तो क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? ये आपको चेक करना है। अब हमने 3 पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का क्या किया, परीक्षण किया है। अब क्या है, विटामिन तथा जो खनिज लवण होते हैं ना, जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के जो पदार्थ होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। तो इन सभी पोषकों को हमें क्या आवश्यकता क्यों होती है? पहले तो 2.2 में विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्यों क्या करते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। और वास्तविकता यह है कि जो कार्बोहाइड्रेट है की तुलना में वसा की सामान्य मात्रा जो होती है से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो जो वसा होता है, और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। मतलब भोजन में क्या है, ऊर्जा देते हैं ये। और चित्र 2.3 में और 2.4 में दिखाया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत तो दिखा रखे हैं, जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। और वसा के कुछ स्रोत हैं जो पादप से मिलते हैं और जंतुओं से। तो पादप से जो मिलते हैं वो मूंगफली, गिरी और तिल। और जो जंतु है उससे क्या मिलता है, मांस, मछली, अंडे, क्रीम, घी, दूध, मक्खन। आगे दिखा रखा है कि प्रोटीन के कुछ स्रोत दिखा रखे हैं पादप से और जंतु से। तो पादप में जो प्रोटीन होता है मटर में, चना में, मूंग में, तुअर में, दाल में, राजमा में और सोयाबीन में। और जो जंतु में क्या है, मांस में, मछली में, पनीर में और अंडे में प्रोटीन के स्रोत हैं। तो प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है जो प्रोटीन ज़रूरी होता है। और प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है को प्राय शरीर वर्धक यानी शरीर को बढ़ाता है भोजन कहते हैं, ग्रोथ के लिए। और विटामिन क्या होता है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो विटामिन जो हमारी आँख, अस्थियाँ हैं, दांत हैं, मसूड़ों को क्या करते हैं, स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी बोला जाता है, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिनों के एक समूह को, जो कोई भी एक समूह है, को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों को क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। देखो विटामिन ए के स्रोत दिखा रखे हैं, विटामिन बी के स्रोत हैं, विटामिन बी में यकृत, विटामिन सी के जो कुछ स्रोत हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। विटामिन डी के स्रोत दिखा रखे हैं। अब ये क्या है, सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं कि अल्प मात्रा में क्या है, आवश्यकता ज़रूरत होती है। और विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन जो सी है वो बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी क्या है, हमारी आँखों, अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन जो है चित्र 2.9 में दिखाया गया है। देखिए, तो कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिखा रखे हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत हैं, फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं, लोहे के कुछ स्रोत हैं और कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। तो हमें कहाँ से मिलता है, स्रोत मतलब सोर्स। अब हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन क्या है, बनता है हमारे शरीर में। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है। अब हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में। तो शरीर के उचित विकास यानी ज़रूरी विकास के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण जरूरी है। तो विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत दिखाए गए हैं चित्र 2.10 में, जो दर्शाए गए हैं, जो मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो अधिकांश खाद्य पदार्थ, ज़्यादातर जो खाने के भोजन होते हैं में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में भी परीक्षणों में लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। तो फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से क्या होती है, अधिक होती है। तो इस आधार पर हम क्या ये कह सकते हैं कि जो चावल होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या पूरी मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है, समृद्ध भोजन होता है। अब इन पोषकों को के अलावा हमारे शरीर की जो आहारी रेशे होते हैं यानी फाइबर्स जो होती हैं तथा जल की भी हमें क्या प्रति आवश्यकता होती है।
तो आहारी रेशे जो रुक्षांश है यानी रफेज जो है के नाम से भी जाने जाते हैं। और हमारे खाने में जो रुक्षांश होते हैं उसकी पूर्ति क्या है, मुख्यतः पादपों उत्पादों से मिलती है। जो पादप के पदार्थ होते हैं उनसे उत्पादों से होती है। तो रुक्षांश जो होते हैं कि मुख्य स्रोत के साबुत खाद्यान्न हो गया, दाल हो गई, आलू हो गया, ताजे फल हो गए और सब्जियां हो गया। तो रुक्षांश होते हैं हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का जो आवश्यक अवयव होता है ना, और उसका जो आयतन होता है वो बढ़ा देता है। तो रुक्षांश होता है बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आगे जल जो है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित कर लेता है और करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीनों को शरीर से क्या करता है, बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें क्या उन वस्तुओं से भी प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया आदि। इसके अतिरिक्त इसके अलावा क्या है, हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 2 में एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई 2 फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें और क्या ऐसा करते समय आपको हाथ गीला होते हैं। तो जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल का या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती। तो हम देखते हैं कि कई जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने के जो पदार्थ होते हैं उनमें जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति क्या है, इसी जल से हो जाती है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम क्या उसमें जल डाल देते हैं। 2.3 में संतुलित आहार। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना आवश्यकता से कम हो। तो हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए और इस प्रकार के आहार को हम क्या बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा जो संतुलित आहार है हमारे शारीरिक कार्यों पर निर्भर करता है? तो एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी मूंग और चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन कहते हैं जिसे इडली, आटे का मिश्रण यानी मिस्सी रोटी, थेपला यानी अनाज व दाल से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध जो सब्जियां होती हैं तथा इसी प्रकार के अन्य जो भोजन होते हैं कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। तो उचित प्रकार का जो भोजन है करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इससे क्या हो सके, पोषक तत्व नष्ट न हो। अब पहले यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो छिलका उतारकर सभी सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाएं। तो सब्जियों और फलों की त्वचा में कोई महत्वपूर्ण विटामिन या खनिज लवण होते हैं और चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित जो विटामिन होते हैं और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पानी में भोजन का स्वाद बढ़ता है सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इससे पचाने में क्या होते हैं, आसानी होती है। तो इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन हैं तथा खनिज लवण को की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो यह
क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों हैं उनको सम्मिलित करें? तो बूजो ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। तो क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि के प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? तो निसंदेह नहीं, ठीक नहीं था, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो क्या इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाने से हमारे लिए क्या होगा? तो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो बहुत हानि हो सकती है और हमारे शरीर में वसा की मात्रा क्या है, अधिक हो सकती है, जिसको मोटापे का कारण बनाती है। तो 2.4 में अभाव जन्य रोग। तो एक व्यक्ति खाने के लिए क्या करता है, पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की क्या हो रही है, कमी हो जाती है। तो यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो जो वह व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, अभाव हो जाता है और ग्रसित हो जाता है वो। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है और वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं इन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, डिफिशियंसी बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो क्या होगा, उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट हो सकती है, चेहरे पर सूजन हो सकती है और बालों के जो रंग होते हैं उनका उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिस आदि ये चीज़ होती हैं। तो यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी जो वृद्धि है पूरी तरह क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी और ऐसे व्यक्ति बहुत दुबले और पतले हो जाएंगे और वह इतने दुर्बल हो जाएंगे कि चलने में भी असमर्थ होगा उन्हें। तो विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। तो इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं और सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। तो इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि जो विभिन्न क्षेत्रों में के जो भोजन होते हैं उनमें अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है और यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित कर लेता है। तो आगे दिखा रखा है सारणी 2.3 में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। तो विटामिन दे रखा है, खनिज दे रखे हैं, अभाव रोग या विकार दे रखे और लक्षण। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता हो जाती है, दिखता नहीं है। तो लक्षण क्या है, कमज़ोर दृष्टि होती है, अंधेरे में क्या होता है, कम दिखाई देते हैं, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद ही हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है और दुर्लभ पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, जिससे मसूड़ों से क्या खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना हो सकता है। विटामिन डी रिकेट्स होता है इसकी कमी से और अस्थियों का मुलायम होना और मुड़ना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत या जो दांत होते हैं कमज़ोर अस्थियां हो जाती हैं और दंत का नुकसान होता है, दांत का। आयोडीन की कमी से घींगा गोइटर हो जाता है, गर्दन की जो ग्रंथि होती है फूल जाती हैं और जिससे बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। लोहे की कमी से अरक्तता हो जाती है और कमजोरी आती है उससे। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, प्रमुख शब्द जो हैं वो है क्या है, संतुलित आहार, बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, वृक्षांश, स्कर्वी, मंड और विटामिन। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई है तो प्लीज़ कमेंट करें और अगर आपको आ गई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।